हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th साइंस। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 में क्वेश्चन जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 1 मार्क के, 2 मार्क के। ठीक है, जिसमें 20 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन थे, 21 से 26 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और उसके बाद ये 27 से 33 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम करेंगे जो है 34 से 36 तक, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। बच्चों, आपको पता है कि क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सितंबर एग्ज़ाम, क्योंकि इनके वेटेज जो है लग के ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। और केवल मिड टर्म के बेस पे भी कई बार जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन पेपर को बहुत सीरियस लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक प्रयोग के दौरान रीमा ने कुछ किशमिशों को एक तरल में रखा। कुछ समय बाद उसने देखा कि किशमिश का आकार बदल गया है और वे फूल गई हैं। वह किस प्रकार के घोल में किशमिश रखी गई होंगी? इस परिवर्तन का कारण बताइए। ठीक है, तो आंसर रहेगा, घोल का प्रकार बताना है। जिस घोल में किशमिश रखी गई थी वह एक अल्प परासरण घोल था। ठीक है, और परिवर्तन का कारण क्या है कि जब किशमिश को एक हाइपोटोनिक घोल या अल्प परासरण घोल में रखा जाता है तो जल जो है, जल के अणु वो क्या करते हैं, वो परासरण प्रक्रिया द्वारा उसके किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण वो फूल जाती है। अब बी में दिया गया है क्वेश्चन कि यदि हम इन फूली हुई किशमिश को एक उच्च संतृप्त चीनी के घोल में डाल देंगे तो क्या होगा? तो देखिए, चीनी के घोल में डालेंगे तो अब चीनी के घोल में पानी तो है नहीं, पानी कहाँ पे ज़्यादा है? किशमिश में ज़्यादा है। तो पानी किशमिश से बाहर निकलेगा और किशमिश जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, वो वैसे ही पिचक जाएगी जैसे वो पहले थी। तो फूली हुई किशमिश को अगर हम चीनी के घोल में डाल देंगे तो पानी जो है वो किशमिश से बाहर निकल जाएगा और चीनी के घोल में चला जाएगा। उसके बाद या में दिया गया है, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। एक पादप कोशिका का साफ सुथरा सा चित्र बनाना है और उसके भाग अंकित करने हैं। तो बहुत आसान सा है बच्चों, आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 है। जब बस स्थिर अवस्था स्थिति में गति पकड़ती है तो यात्री किस दिशा में जो है गिरते हैं? तो बस जब स्थिर स्थिति में यानी खड़ी हुई है और अचानक से चलने लगेगी तो यात्री बस की तुलना में कहाँ गिरेंगे? यात्री बस की तुलना में पीछे की ओर गिरेंगे। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि यात्री का शरीर जड़त्व के कारण स्थिर रहता है, जबकि बस जो है वो क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बी है। इसी में क्वेश्चन, एक फील्डर कैच लेते समय गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे क्यों खींचता है? तो फील्डर गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे इसलिए खींचता है ताकि जो संवेग का समय है उसको बढ़ाया जा सके और फील्डर के हाथ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिससे कैच को अधिक आरामदायक और नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समान गति से चलने के लिए एक ट्रक और एक कार में से किसका संवेग अधिक होगा? तो संवेग क्या होता है बच्चों? P = mv। अब v तो कांस्टेंट हो गया, और जो इसका मास है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। ट्रक का मास ज़्यादा है तो ट्रक का संवेग भी ज़्यादा होगा। तो यदि एक ट्रक और एक कार समान गति से चल रहे हैं तो ट्रक का संवेग अधिक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। चूंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए उसका संवेग भी अधिक होगा। अब इसमें और में दिया गया है, गति का दूसरा नियम बताएं और इसका गणितीय अभिव्यक्ति लिखें। तो गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे गणितीय रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो F का फॉर्मूला क्या होगा? F क्या है? ठीक है, F = dp/dt, यानी जो संवेग है उसमें समय के साथ परिवर्तन की दर जो है क्या है, वो बल है। तो P क्या होता है? P यहाँ से हम देखते हैं mv, और इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, mdv/dt, और ma आ जाएगा। F = ma। a क्या है यहाँ पे? त्वरण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कारण बताएंगे। वाष्पीकरण ठंडक उत्पन्न करता है। तो वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि अपने चारों ओर से गर्मी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे ठंडक उत्पन्न होती है। एक जलीय घोल का वाष्पीकरण दर आर्द्रता में वृद्धि के साथ क्यों कम हो जाता है? तो एक जलीय घोल का वाष्पीकरण दर, आर्द्रता अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है कि पहले ही जो हवा है उसके अंदर नमी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण दर कम हो जाती है।
क्लियर। तो वाष्पीकरण दर में वृद्धि के साथ इसलिए कम होती है क्योंकि हवा में पहले से ही जलवाष्प से संतृप्त होती है। जो हवा में पहले से ही जलवाष्प हैं तो बाकी जलवाष्प हवा नहीं लेती है, जिसकी वजह से कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते जब ह्यूमिडिटी के दिन होते हैं। हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि पसीने को अवशोषित करते हैं और उनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो है फिर क्या होता है, उनके अंदर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जिसके कारण ठंडक पैदा होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ में दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आकर्षण बल ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो नाइट्रोजन गैस में जो आकर्षण बल है वो कम होगा, पानी, फिर शहद और फिर नमक। नेक्स्ट देखिए, इससे का बी है, बताइए कि पानी की किस भौतिक अवस्था में कणों के बीच का न्यूनतम आकर्षण बल होगा। कणों में न्यूनतम आकर्षण बल किस में होता है? गैस में होता है। तो भाप या गैस। अधिकतम संपीड़ितता किस में होगी? गैस में होगी। और अधिकतम प्रवाह क्षमता किस में होगी? गैस में होगी। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई है 37 से 30 जो है 9 स्रोत आधारित प्रश्न होंगे। स्रोत आधारित में क्या होगा, एक पैसेज दिया होगा और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि हाँ पैसेज में से क्वेश्चन छांट के इसमें लिख देंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है ऐसा कि जिसमें का आंसर आपको इसमें दिया हुआ हो। बस वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि हाँ इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। मिश्रण का दिया गया है कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी, विषमांगी। समांगी मिश्रण कौन से होंगे? जिनके अंदर हम घटकों की पहचान नहीं कर सकते और विषमांगी में कर सकते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, ये एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा, 1 + 1 + 2। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और तीसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस। ठीक है, तो एक छात्र ने टेस्ट ट्यूब में 50 ml पानी में अंडे का सफ़ेद भाग की कुछ बूंदें मिलाई। टेस्ट ट्यूब के अंदर किस प्रकार का मिश्रण बनेगा? तो ये एक विषमांगी मिश्रण बनेगा क्योंकि सफ़ेद भाग पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है और इसे दृष्टिगत रूप से अलग किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिश्रण और यौगिक के रूप में जो है अलग करना है। तो मिश्रण क्या होगा? रक्त एक मिश्रण है, मिट्टी मिश्रण है, हवा, दूध एक मिश्रण है। यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है जिसमें कि जो घटक मिले हुए हैं वो एक पर्टिकुलर रेशो में हो, एक अनुपात में हो और जिनको फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते, जैसे पानी है और नमक है। अगला है, एक निलंबन मिश्रण कैसे बनाएंगे? निलंबन आपको पता है क्या होता है? जिसके अंदर जो कणों का आकार है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो एक निलंबन बनाने के लिए आप ठोस पदार्थ को तरल में मिला सकते हैं और हिला सकते हैं। ठोस कण कुछ समय के लिए निलंबित रहेंगे, लेकिन उन्हें बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो वे अंततः नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ में दिया गया है, एक जलती हुई मोमबत्ती है, दोनों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण समझाइए। भौतिक परिवर्तन कैसे है? मोम का पिघलना, पिघल जाता है मोम, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसे नए पदार्थ बनते हैं और साथ ही गर्मी और प्रकाश निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 38 है, ये कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में एक झिल्ली होती है जो अपनी सामग्री को बाहरी पर्यावरण से अलग रखने के लिए घेरती है। बड़े और जटिल कोशिकाओं, जिनमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं होती हैं, उनमें जटिल संरचना कार्य का समर्थन के लिए बहुत सारी गतिविधियों की आवश्यकता होती है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है, एक ऐसा कोशिकांग बताइए जो कोशिका के भीतर वितरित होने वाले अणुओं के प्राथमिक पैकिंग का काम करता हो। तो जहाँ पे भी पैकिंग की बात आए वहाँ पे गोल्गी बॉडीज आ जाएगा कि गोल्गी बॉडीज जो है वो पैकिंग का काम करती हैं। दूसरा है, कोशिका में अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या भूमिका है? तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है वो जो भी पदार्थ अंदर बाहर आते जाते रहते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है, प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो एक कोशिकीय होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितनी झिल्ली होती हैं? 2 झिल्ली होती हैं। उसके बाद है, यहाँ में दिया गया है, रिक्तिका के 2 कार्य लिखिए। तो भंडारण और अपशिष्ट पदार्थों का निपटान जो है वो रिक्तिका के कार्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, इसमें इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। अगला है, किसी वस्तु की गति उसके वेग को कैसे भिन्न होती है? तो वस्तु की गति और वेग में अंतर बताना है। तो यहाँ पे चाल और वेग, ठीक है, वस्तु की गति उसके वेग से, यानी चाल और वेग में अंतर। तो गति एक अदिश राशि है जो कि दर्शाता है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रही है, चाहे उसकी दिशा कुछ भी हो, यानी दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करती है और केवल इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। वेग एक सदिश राशि है जो कि एक विशेष दिशा में वस्तु की गति को दर्शाता है और इसमें परिणाम और दिशा दोनों को शामिल करना अनिवार्य है।
सी पार्ट दिया गया है, एक ट्रक चालक है 20 किलोमीटर 5 मिनट में चलाता है, फिर वह सड़क पर 12 किलोमीटर 3 मिनट में चलता है, उसका औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग क्या होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय। दूरी कितनी है टोटल 32 किलोमीटर, समय कितना है 2/15, औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 240 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल से डर के इनको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको देनी होती है और आप बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर न्यूमेरिकल से कर लेते हो। हमने देखा है कुछ बच्चे न्यूमेरिकल से घबरा जाते हैं कि ये नहीं होंगे, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फार्मूला पुट करना होता है, और जो भी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं ना, बस वो सफिशिएंट हैं, वो उतना ही न्यूमेरिकल कर लो, उन्हीं के बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सी है, दूसरा पार्ट दिया गया है, एक हवाई जहाज़ 200 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से तय करता है, फिर 200 किलोमीटर की दूरी 240 से तय करता है, उसकी औसत गति बतानी है। 2 बार तो गति दी हुई है, ठीक है, और दूरी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें अगर औसत निकालना है तो कुल दूरी बटे में क्या आना चाहिए, कुल समय। औसत गति कब निकलेगी, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन यहाँ पे दूरी तो है, समय नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अलग अलग जो गति दे रखी है उनसे अलग अलग समय की गणना करके टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी आ गई 400, तो T1 टाइम निकालेंगे तो दूरी बटे गति 2/3 आ गया, T2 200/240 5/6 आ गया। कुल समय इन दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेना तो बच्चों का काम है, आपके लिए इसको सॉल्व करना ऐसे करके कर लेंगे ना बच्चों की तरह, 5/6। अब एलसीएम आ गया, फिर इसका आंसर आ जाएगा 1.5 घंटा। अब औसत गति निकालनी है बच्चे, तो क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, 400/1.5, तो कितना आंसर आ जाएगा 266.67 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर। आई होप आप सबको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, पेपर पैटर्न पता चला होगा, और इसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराए हैं आपको, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।